नमस्कार। 91.2 NIVH हैलोदून में अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये विषय हर महिला, हर लड़की के जीवन से जुड़ा है, लेकिन इस पर हमारे समाज में आज भी खुलकर बात नहीं की जाती है। आज भी सैनिटरी पैड्स हम छुप कर लाते हैं, केमिस्ट भी काली पॉलीथीन में छुपाकर पैक करके देते हैं, जबकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया यानी नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसी बहुत सारी गलत धारणाओं और इससे जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए हमारे पास हैं खूब सारे प्रश्न, और इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुजाता संजय को। डॉक्टर सुजाता संजय हम सबके लिए अपरिचित नहीं हैं। ये हम सभी से काफ़ी पहले से जुड़ी हुई हैं। आप इन्हें भलीभांति जानते हैं, लेकिन हाँ, एक बार फिर से इनका परिचय अपने श्रोताओं से करवाना ज़रूर चाहूँगी। डॉक्टर सुजाता संजय एक जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। इन्हें 100 वीमेन्स अचीवर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आप उत्तराखंड की प्रथम एवं एकमात्र स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुर्दा प्रत्यारोपित गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन कर नवजात शिशु को जीवन प्रदान किया। इसके अलावा इनके द्वारा दिव्यांग महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत की एकमात्र ब्रेल लिपि और ऑडियो में स्वास्थ्य संबंधी पुस्तक महिला दर्पण प्रकाशित की गई है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है बहनों? वो ये है कि ये हमारी पड़ोसी भी हैं। जब भी ज़रूरत हो आप आसानी से इन तक पहुंच सकती हैं। तो ये था इनका परिचय, जो कि बहुत विशाल है। यदि इनकी ही बातें करती रहूंगी तो मेरे प्रश्न रह जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे डॉक्टर सुजाता संजय से। एक अच्छे से कोटेशन के साथ हम शुरू करेंगे। स्वच्छ सोच स्वस्थ जीवन। डॉक्टर सुजाता संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में कि आप आज के खास विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए यहाँ आई हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको और आप सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा आपने ऑलरेडी कहा कि विषय बहुत सेंसिटिव है जी, और सेंसिटिव विषय पे कोई बात नहीं करता है, या मैं ये बात कहूँ कि बात करने से लोग हिचकिचाते हैं जी। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये ज़रूर बोलना चाहूँगी और ये तारीफ भी करना चाहूँगी कि आपने इस संवेदनशील विषय का चुनाव किया और उस पर एक परिचर्चा रखी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उस पर जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये विषय सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जहाँ तक अगर मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बात करूँ तो ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि अगर इस दौरान आप मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते तो ये एक अनहाइजीनिक कंडीशंस महिलाओं को बहुत बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती हैं भविष्य में। और जिसमें एक बहुत बड़ा शब्द है जो कि भारत के लिए बहुत ही शोचनीय परिस्थितियों वाला है कि भारत में ज़्यादातर महिलाओं की मृत्यु का कारण ही होता है सर्वाइकल कार्सिनोमा या सर्वाइकल कैंसर, जिसकी वजह काफ़ी हद तक महिलाओं में मेंस्ट्रुएशनल अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है। तो मेरा मानना है कि इस विषय पे हर किसी को एक परिचर्चा ज़रूर करनी चाहिए, और अगर कोई समस्या है तो हिचकिचाहट को दूर करके अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूर बात करनी चाहिए और सलाह भी लेनी चाहिए। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर एक बहुत अच्छी सी कोटेशन के साथ। स्वच्छ सोच स्वस्थ जीवन। मेरा सबसे पहला प्रश्न होगा डॉक्टर सुजाता आपसे, माहवारी क्या होती है और ये शरीर में किस प्रक्रिया का हिस्सा है? देखिए, ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रक्रिया है, जैसा मेरा मानना और हम सभी जानते हैं। जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है, चाहे वो बेटा हो या बिटिया हो, क्योंकि बॉडी में हमारे जेनाइटल पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन महिलाओं में जो ओवरीज होती है वो फंक्शनिंग होती है एक एज के बाद, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंजेस होना। यानी कि कोई बच्ची जब युवा अवस्था में कदम रखती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है, जिसे बोलते हैं माहवारी की शुरुआत होना या प्यूबर्टल एज। ये बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर सृष्टि को आगे चलते रहना है या चलाए रखना है तो हमें एक नए जनरेशन को बॉर्न करना पड़ता है, और जिसमें महिलाओं का ही सबसे बड़ा
योगदान है। अब वो तब हो सकता है जब आपकी ओवरीज फंक्शनिंग हो और आपके सेकेंडरी चेंजेस बराबर हो और आपकी माहवारी शुरू हो। जो आपकी ओवरीज को फंक्शनिंग करती है, जो आपके अंडों को बनाने के लिए प्रमोट करती है, इसलिए माहवारी का होना अति आवश्यक है। और एज वाइज जैसे हम सभी जानते हैं कि 12 से 14 साल का एक समय होता है, कार्यकाल होता है, जिस दौरान हर बच्ची में ये बदलाव आ जाते हैं। और ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रक्रिया है, जिसके लिए आपको किसी आर्टिफिशियल, किसी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि ये जब आते हैं मेंसेस बिल्कुल रेगुलर होते हैं। और अगर कोई बदलाव आता है तब डेफिनेटली हो सकता है कि आपको कोई समस्या हो जिसके लिए इलाज की आवश्यकता हो। जी, आपकी बात सुन के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे आपने 12 से 14 साल के बीच में बताया, कई बार बच्चियों को 9 साल की एज में हो जाता है, तो वो क्या कारण है? और कई बार कितने समय तक हम वेट करें कि इस बच्ची की माहवारी नहीं शुरू हुई है, तो अब क्या करें? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैंने एज का पहले लिमिटेशन आपको इसलिए बताया क्योंकि ये एक आइडियल एज होती है जब आपके बॉडी में बदलाव आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना या हेयर ग्रोथ का आना और फिर आपके मेंसेस का स्टार्ट होना। ये सब कुछ एक स्टेप वाइज होता है। लेकिन आज के समय में बदलती जीवन शैली की वजह से एक बड़ी समस्या हमारे आसपास की बच्चियों में देखने को मिलती है। और अगर मैं ये कहूँ कि इवन बहुत बार घर में ही बच्चियों को देखने की मिलती है, ये है कि उनके हार्मोन्स का प्री मैच्योर डिलीवर होना, यानी कि समय से पहले ओवरीज का फंक्शनिंग हो जाना, जिसकी वजह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार बच्चियों में 9 साल की उम्र में ही एक बार ब्लीडिंग का एपिसोड आ जाता है, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब ये होता है थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, क्योंकि अगर कोई बदलाव समय से पूर्व हो रहा है तो वो आपके स्वास्थ्य को आगे जाके प्रभावित कर सकता है। लेकिन ऐसा होता है जैसे कि एक बार आया, फिर वो बंद हो गया और फिर 1-1.5 साल के बाद स्टार्ट आ रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आजकल प्यूबर्टल एज थोड़ा जल्दी हो गई है, तो 9 साल की बच्चों में भी ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। और आपने एक दूसरा सवाल किया कि ये अगर किसी में स्टार्ट नहीं होते हैं तो हम कितने समय तक वेट कर सकते हैं। देखिए, एक लिमिट होती है कि हमारे हार्मोन्स अगर रिलीज हो रहे हैं तो उनको सेटल डाउन भी होना होता है। अगर आपको लगता है 15 साल के आप हो चुके हैं और तब भी बच्चों में ये मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए, तो थोड़ा ये अलार्मिंग साइन है। अलार्मिंग साइन का मतलब हो सकता है उसको प्राइमरी एमेनोरिया की शिकायत हो। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब होता है कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनमें किसी प्रकार का एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है या हार्मोनल डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाते। इन परिस्थितियों में ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि पहला हम ये कॉज रूल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्या इसके हार्मोन्स जो हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी चेंजेस के लिए सही से रिलीज हो भी रहे हैं या नहीं। या बहुत बार हार्मोन्स ठीक रिलीज होते हैं लेकिन एनाटॉमिकल डिसऑर्डर होता है। बहुत बार बच्चेदानी का जो रास्ता होता है वो बंद होता है या ब्लॉकेज होता है, बहुत बार रास्ता नहीं बना होता है, तो उसके लिए हमें सर्जिकल इंटरवेंशन का सहारा लेना पड़ सकता है। अच्छा, तो उससे वो प्रॉब्लम दूर हो हाँ, सकती वो है। दूर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये नहीं समझना है कि ये समस्या बनी ही रहेगी या आगे जाके ठीक नहीं हो सकती। हाँ, बस थोड़ा सा टेस्टों का सहारा लेना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें मेडिकली ट्रीटेबल होती है और इन केस जैसे मैंने ऑलरेडी बोला एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। मतलब एक माँ को अपनी बेटी का ध्यान रखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि उसको ये सब चीजें हो भी रही हैं या नहीं हो रही। उसका मतलब पूरी तरह से वो ख्याल रखना जरूरी है। अगर बिल्कुल बिल्कुल माँ टच में नहीं है बेटी की, वो नहीं बता रही है, तो शायद आगे चल के दिक्कत समस्या हो सकती है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी एक स्वस्थ माहवारी चक्र का क्या समय होता है? देखिए, आइडियली अगर हम बोलें कि एक बच्ची से शुरुआत करते हैं, देखिए उसके मेंसेस स्टार्ट हुए, इनिशियली अगर आप बात करते हैं, क्योंकि मेरा मानना होता है डेज आपके एज से स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है। अगर एक नई एज का बच्चे को स्टार्ट होता है तो ये 5 से 6 दिन भी चलते हैं तो टेंशन की बात नहीं है। एवरी 28 to 30 डेज में साइकिल रिपीट होता है, इसीलिए हम इसको मासिक धर्म कहते हैं। मासिक का मतलब है, हम सभी जानते हैं कि 30 रोज का हमारा मंथ होता है, तो इसीलिए इसे मासिक चक्र कहा जाता है। यानी कि आइडियली 28 to 30 डेज में मेंसेस का रिपीट हो जाना। अब आता है ये सवाल कि अगर आपके डेज 5 to 6 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एवरी मंथ आ रहे हैं और एक पैटर्न में आ रहे हैं।
अगर आपको ये लगता है कि इस एज के अनुसार मेंसेस खुलकर नहीं आ रहे, वो 2 या 3 दिन में बंद हो जाते हैं, या वो डेज ओवरड्यू यानी कि ऊपर होकर चढ़कर आ रहे हैं 35 रोज, 40 रोज, 45 रोज, या वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो ये समस्या हो सकता है जिसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़े। लेकिन अगर एज बढ़ती है, 30 साल के ऊपर आप जा चुके हैं, तो ये जो ड्यूरेशन है ये तो यही रहेगा कि 28 टू 30 डेज पे उसको रिपीट होना है, लेकिन डेज शॉर्ट हो सकते हैं, 3 to 4 डेज हो सकते हैं। बहुत बार जब हम 40 के आसपास जाते हैं तो 2 to 3 डेज का रहता है। तो डेज अगर इस एज के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो रहे हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी कि कई बार लड़कियों में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, अगर आपके शरीर में ऑलरेडी सामान्य हीमोग्लोबिन जो इंडियन पैरामीटर के अकॉर्डिंग होता है वो आइडियली 12 ग्राम के आसपास होना चाहिए भारतीय महिलाओं में। आइडियली तो हम 14 मानते हैं, लेकिन 12 के आसपास है तो इट्स ओके। अगर आप एनीमिया की भी कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, अगर आपका रियली हीमोग्लोबिन 7 के नीचे है यानी कि सीवियर एनीमिक हैं आप, तो बहुत बार आपको ब्लीडिंग भी खुलकर नहीं आती है, या ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है वो उतना साफ सुथरा नहीं होता है, और मेंसेस भी आपके टाइम पर नहीं आते। तो एनीमिया भी एक कॉज बन जाता है जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी। अब जैसे माहवारी के दौरान कई बार ना बहुत कहते हैं कि नहाओ मत, सफाई मत रखो, इससे ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो वो जानना चाहूँगी कि माहवारी के दौरान सफाई की कितनी महत्ता है? देखिए, बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन या माहवारी को लेकर बहुत सारे मिथ भी होते हैं जी। उसमें एक बहुत बड़ा मिथ तो आपने ही बोला कि अक्सर हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो मिसकंसेप्शन है उसे ही फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। और मेरा मानना है कि हमारी परिचर्चा का उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करना, और जो एक भ्रांति चल रही है सदियों से उस भ्रांति को ब्रेक करना जी। क्योंकि बहुत बार जो पुरानी बातें हैं कई बार वो सही और सटीक होती है और हमारे लिए लाभदायक होती है। तो मेरा मानना है उस चीज़ का आगे जनरेशन में जाना ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां जो कि सटीक नहीं है, उसका कोई मेडिकल लॉजिक नहीं है, वो एक तरह की भ्रांति होती है और उस भ्रांति को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ। और एजुकेशन ही एक ऐसा पार्ट है जो उस भ्रांति को तोड़ सकता है या अवेयरनेस उसको रोक सकती है। अब सबसे पहले अक्सर लोग बोलते हैं आपको माहवारी आ रखी है तो आप नहाइए नहीं, या मैं बहुत बार सुनती है मंदिरों में मत जाइए या किचन में मत जाइए, खाना मत पकाइए, सो मैनी थिंग्स। वो तो बहुत बड़ा वो है मंदिर और पूजा वूजा। देखिए मेरे को लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे हम आज विषय पर डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रांतियां टूटती हैं और वो अपनी बेटियों को एक सही नॉलेज देती हैं। अब रहा सवाल कि उस दौरान अगर आप बोलते हैं कि माहवारी के दौरान नहीं नहाना है, देखिए विषय ही यह है कि मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन, कि माहवारी के दौरान आपको साफ सफाई का ध्यान रखा है। हम एक्सटर्नल बॉडी क्लीनिंग की बात तो हमेशा करते हैं कि हमें नहाना है, रोज डेली नहाना है, ब्रश करना है, दांतों को क्लीन करना है, हेयर वॉश करना है, ये सब तो हम बहुत प्रॉपरली करते हैं और हम सब जानते हैं क्यों करते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार से रोग से प्रभावित ना हो सके। बिल्कुल। अब बात आती है इंटरनल हाइजीन। इंटरनल हाइजीन का मतलब अगर आपको माहवारी आ रही है और उस दौरान आप बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं रह रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग नहाते नहीं है, क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम होती है कि माहवारी के दौरान वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका रख रखाव कर रहे हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी डिस्कस करेंगे अपनी परिचर्चा में। और दूसरा ये होता है कि आप सैनिटरी पैड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उसको हाइजीनिक वे में यूज कर रहे हैं या नहीं। तो मेरा मानना है अगर आप नहाते हैं तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल आप दोनों ही साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, और सफाई करने से कभी भी आपके मेंसेस में ना तो कमी आएगी, ना वो रुकेगा, ना ही डेज शॉर्ट होंगे, ना ही डेज इरेगुलर होंगे। हाँ, ये आप हाइजीन रखेंगे तो बीमारियों से जरूर बच सकेंगे। बिल्कुल। एक और इसमें जुड़ा हुआ है साथी कि अचार वगैरह भी अगर आपने हाथ लगाया तो वो सड़ जाएगा। वो कहाँ तक सच है? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बात करें तो बहुत सारी भ्रांतियां हम खुद सुनते हैं, और इवन शायद आपने और मैंने भी शायद ये सारी चीज़ें झेली होंगी। तो अब एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, बट मेरी ऑलरेडी बेटियां हैं, तो मैंने उनको ये गलत भ्रांति को
कन्वे नहीं किया बिल्कुल। कि ऐसा आप माहवारी है तो आप नहाइए मत, मंदिर में मत जाइए, किचन में मत जाइए, या ये मत खाइए, या इसको मत टच कीजिए। और अगर आप प्रैक्टिकली पूछे हैं तो जब मुझे मेंसेस आए तो मैंने ये सब प्रैक्टिकली कर कर भी देखा है कि सच में क्या ऐसा होता है। मैंने भी क्यों किया है ये। तो पता चला ऐसा नहीं होता है। देखिए, कुछ चीजें इसलिए बनाई जाती हैं जो आपको बांध कर रखते हैं। थोड़ा सा सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग होती है, ये हम सभी जानते बिल्कुल। हैं। वो आपके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। तो पाबंदियां क्या सच में कारगर हैं? लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर मैं फीमेल का भी समझती हूँ। वो पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन उन पाबंदियों को फॉरवर्ड एक महिला दूसरी महिला पर करती है। तो हमें और हमारी ड्यूटी यही है कि हमें इस चेन को ब्रेक करना है। अगर आप डॉक्टर की बात पे मेडिकली बात करें, देखिए ये तो एक मैंने बोला बड़ा नेचुरल प्रक्रिया है। अगर ये नहीं होगी तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। और जो चीज नेचुरल है, जो गॉड गिफ्ट है, उसे हम कैसे मान सकते हैं कि वो हमारे या हमारी सृष्टि या हमारे भगवान के लिए वो नुकसानदायक कैसे हो सकता है? दूसरी चीज जो मेरा मानना होता है कि देखिए, पाबंदी बाउंडेशंस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप फ्रीडम को और सही मायने में इस्तेमाल ना कर सकें। बहुत जगह तो आप चलिए आज शहरों में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इवन हम तो ऐसी भी बातों को सुन चुके हैं कि हमारे पहाड़ों में ही ऐसे गांव हैं कि जब माहवारी के दौरान उनको घर के अंदर नहीं रखा जाता, उन्हें एक अलग स्थान पर रखा जाता है। तो हमें इस ब्रेक डाउन को तोड़ना है, ब्रेक करना है कि क्यों ऐसा है, उसका कोई लॉजिक भी है या नहीं, या इलॉजिकल चीज को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये मेंसेस हैं जो आएंगे और जिनका आना जरूरी है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। ओवरीज आपकी फंक्शनिंग हुई है, मेंसेस आएंगे। ओवरीज जब आपकी नॉन फंक्शनिंग हो जाएंगी, यानी कि अराउंड 45 ईयर्स के आसपास आपके मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे। ये एक कार्यकाल है जिस दौरान आपको माहवारी होना अति आवश्यक है। जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने सैनिटरी पैड की बात की, तो सैनिटरी पैड होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं और टैम्पून्स, इनमें क्या अंतर है और इनमें से कौन से बेहतर हैं? देखिए, ये होता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं। पहली चीज़, टेक्निकली आपको यूज़ करने में आप कितना कंफर्टेबल हैं। तीसरी चीज़, जैसे सैनिटरी पैड है, हम ये सभी जानते हैं, इट्स अ वेरी इजीली अवेलेबल। आप जाते हैं, लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो वो तो हम सभी जानते हैं कैसे यूज़ करना होता है। अब आता है मेंस्ट्रुएशनल कप की बात। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो देखती हूँ मैं, उन्हें मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन के बारे में पता होता है, उनके साथ एक दूसरा प्रॉब्लम होता है कि वो सैनिटरी पैड से उनको एलर्जी होती है। अच्छा। रिएक्शंस होती है। तो वो मेंस्ट्रुएशनल कप के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे यूज करना है, इसको किस तरीके से आप, बिकॉज ये जो कप होता है वो सिलिकॉन बेस्ड होता है और आपके बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म किया जाता है। तो वो जो बना होता है, बस आपको उसको साफ सफाई के साथ मेंटेन करना है। ऐसा नहीं आपने यूज किया, यूज एंड थ्रो वाला प्रिंसिपल नहीं है, आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं, बट प्रॉपरली वॉश करने के बाद, और आप उसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं। उसका वॉल्यूम होता है, जब वो वॉल्यूम फिल कर जाता है देन उसे आप क्लीन करके रीयूज कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकली नॉलेज लेना पड़ता है डॉक्टर्स के पास जाके, बट बहुत कंफर्टेबल होता है अगर आपको एक बार समझ में आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड आप यूज़ करते तो उसमें वही एक कॉस्ट का इशू आ जाता है, फिर आपको चेंज फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है, यूज टू होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो उसे यूज़ करते हैं लेकिन सुबह से शाम तक वही एक पैड, तो वो अपने आप में भी एक अनहाइजीनिक कॉज बन जाता है। तीसरा, जैसे आपने बोला टैम्पून को क्या होता है, इंसर्ट किया जाता है। तो वो एक तरह का एक ऐसा मटेरियल होता है, जब आप उसको इंसर्ट करते हैं तो वो आपके ब्लड को एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है। जब वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है तो आप उसको निकाल देते हैं, बट उसको हर बार आपको नया यूज करना पड़ता है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली काम हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं अवेलेबिलिटी की, टेक्निकली नॉलेज होनी चाहिए आपको, और कॉस्ट वाइज, तो उस हिसाब से व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है कि वो किस में कंफर्टेबल फील कर रहा है। मेंस्ट्रुअल कप से एक ये भी बेनिफिट हो सकता है मैम कि सैनिटरी पैड हम यूज़ करते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि सैनिटरी पैड जो हम यूज कर रहे हैं उसको डिकम्पोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इसी को देखते हुए अदर वन इज द गुड ऑप्शन। लेकिन एक और चीज होता है, देखिए मैं अगर बात करूं, हम पहले कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल, बस उसमें एक गलती या फॉल्ट ये होता था कि हम उस कॉटन के कपड़े को प्रॉपर वे में
क्लीन नहीं करते थे क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन होती थी। दूसरी प्रॉब्लम होती थी कि हम उसको प्रॉपर ड्राई नहीं करते थे, सुखाते नहीं थे। और क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हिचकिचाहट रहती है, थोड़ा सा फैमिली का एक तरह का प्रेशर, पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको गंदी सी जगह पे सुखाते थे। फिर तीसरी बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि उसी गंदी सी जगह सुखाने के बाद उसको रखने का प्लेस भी हम उतना ही डर्टी चूज करते थे। तो इन सब वजह से कॉटन के कपड़े के साथ आपको प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब जो पैड बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आप उनको भी यूज कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द कॉटन मटेरियल विद सम फॉर्म मटेरियल, तो उनको इजीली डिकम्पोज किया जा सकता है। अच्छा, अब तो अभी तक हमने बात की मैम शहरों की, हम रूरल एरियाज में जाकर थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि लड़कियों को किस तरह से माहवारी के दौरान स्वच्छता की जानकारी दी जा सकती है। देखिए, रूरल एरियाज में जैसा मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके तक का इंफॉर्मेशन पहुंचना, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। बिल्कुल। इवन अब मुझे जैसे लगता है, मैंने खुद ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं स्कूलों में जाकर, जहाँ पर डॉक्टर्स आपको टेक्निकल नॉलेज देते हैं और मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन के बारे में बताते हैं। बट मेरा मानना है कि शहरों में तो देखिए नॉलेज आ ही जाती है या मिल ही जाती है, क्योंकि बच्चे टेक्निकली बहुत स्मार्ट होते हैं। लेकिन रूरल एरियाज में ये नॉलेज पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपका प्रोग्राम है, डेफिनेटली मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपके प्रोग्राम से लिसनर्स काफ़ी दूरी तक उस चीज़ को सुन सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, अक्सर लोगों को हिचकिचाहट होती है। अगर हम अपनी एजुकेशन के पाठ्यक्रम में इस चैप्टर को अगर ऐड करें जी, तो हमारा नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि इस पर डिस्कस करने से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों का। बट मेरा मानना है, अगर हमें उसके बारे में पता है कि मैं कैसे हाइजीनिक अपने आप को रख सकती हूँ या मुझे किन परिस्थितियों में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बार हम आप पढ़ते हैं, साइंस की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब ऐसे विषय का होता है तो टीचर ही उन्हें कट करवा देते हैं। बिल्कुल। बट मेरा मानना है बच्चों को नॉलेज देना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। अब वही वाली बात है कि आप शुरुआती समय में जैसे चाहो घड़े को ढाल सकते हैं, लेकिन पूरा पकने के बाद कोई उसमें बदलाव नहीं ला सकता। और जितनी नॉलेज बच्चियों को होती है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रोग्राम किया था ऑन द DUB, इसी ऊपर कि बच्चों को अगर मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन नहीं रखते हैं तो उनको जो मेंसेस के दौरान चेंजेस आते हैं या उनको हैवी फ्लो ऑफ ब्लीडिंग होता है या ल्यूकेरिया की शिकायत होती है। तो उस प्रोग्राम में ऑलमोस्ट सारी लड़कियों को यही प्रॉब्लम थी और सब ने डिस्कस किया। और काफ़ी साल पहले मैंने ये प्रोग्राम किया, तभी मुझे कुछ समय पहले एक बच्ची अपनी मदर के साथ दिखाने आई, अपनी छोटी बहन को। अच्छा, कि मैडम इसको देखिए, मेरी मदर को तो कुछ नहीं पता, लेकिन इसको प्रॉब्लम है, इसका डेट का कोई रेगुलरिटी नहीं है और इसको बहुत पेन होता है, तो आप बताइए। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द अवेयरनेस। और ज़रूरी है कि बच्चियों को नॉलेज उस चीज़ की प्रॉपर वे में, प्रॉपर पर्सन के थ्रू मिलनी चाहिए। हाँ, हमारे घरों में आज भी हम अपने भाई से या अपने पापा से सैनिटरी पैड्स वगैरह नहीं मंगवाते हैं, खुद ही जाकर लाना होता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से लोगों में अवेयरनेस आएगी कि भाई एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये सबके साथ होती है। बच्चियां हैं, तुमने पैदा की हैं घर में, भाई बहन हैं, बेटी हैं, तो उनके साथ ये सब इतना ना करें। देखिए, जितना मुझे लगता है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल मदर का होता है। जी बिल्कुल। मदर अगर बच्चों को सही मायने में सही एजुकेशन दे, देखिए एजुकेशन हमें मेल और फीमेल दोनों को देनी है। अकेला खाली बच्चियों को नहीं समझाना है कि तुमको मेंसेस होंगे, मेंसेस में आपको ये करना है, वो करना है, वो भी रॉन्ग वे में बिल्कुल नहीं सिखाना है। आपको बच्चों को भी नॉलेज देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी चेंजेस खाली गर्ल्स में होते हैं, सेकेंडरी चेंजेस बॉयज में भी होते हैं। तो उनको प्रॉपर वे में सही नॉलेज देना मदर का कर्तव्य होता है। जब मदर उसको सही नॉलेज में देती है तो मेल जो घर के होते हैं वो भी उसको अदरवाइज नहीं लेते हैं, इवन वो आपके लिए एक हेल्पफुल हैंड का काम करते हैं, क्योंकि ये आपकी बैकबोन होते हैं, चाहे वो आपका ब्रदर हो, चाहे वो आपको फादर है। अगर हम अपनी बात को अपने फादर या ब्रदर से बोल ही नहीं सकते तो देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी बच्चियों के लिए बाहर के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना। तो मदर की ड्यूटी है कि वो बेटी को भी ज्ञान दे और बेटे को भी ज्ञान दे, और कैसे टेक केयर करना है वो समझाना जरूरी होता है। स्कूलों में भी इस विषय पर बात बहुत मुश्किल से टीचर्स करती हैं। तो जैसे खास करके सरकारी स्कूल हैं, हमारा स्कूल ही है और भी हैं सरकारी स्कूल,
प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसमें काफ़ी सारी बातें मतलब हो चुकी होती हैं कि बच्चे बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं। इन स्कूलों में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जाके। तो क्या आप वहाँ पर, जैसे आपने एक स्कूल का तो नाम लिया है, और भी आगे आपकी कुछ प्लानिंग है इस तरह की जाने की, वहाँ पे अवेयर करने की? नहीं, देखिए, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, उस हर व्यक्ति को ये एक अपना प्रयास ज़रूर रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके, जिस एरिया तक वो जा जी। सके, बच्चों को ज़रूर अवेयर करें। बहुत बार आपको मौका मिलता है, बहुत बार आपको मौका बनाना पड़ता है। कईयों बार तो लोग आके बोलते हैं और कईयों बार आपको जाके बोलना पड़ता है कि हम ये करना चाहते हैं बच्चियों के लिए। बिल्कुल। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई इनवाइट करे। हाँ हाँ। बट अगर आपको जाके बोल के अगर मौका मिलता है और उन बच्चियों को एक हेल्प मिलती है आपके थ्रू अपने हेल्थ के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको करने में मुझे कोई हिचकिचाहट होगी। नहीं, मैं बिल्कुल करना जी, चाहूंगी। जैसे आप जिस फील्ड से जुड़े हैं या हम लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं रेडियो से, तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम बिल्कुल। इस तरह के प्रोग्राम बनाएं, लोगों में अवेयरनेस लाएं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल जानना चाहूंगी कि महामारी के दौरान मानसिक या भावनात्मक असर भी पड़ता है? अगर हाँ, तो कैसे संभालें इसको? देखिए, ये बात सच है कि जब आपको मेंस्ट्रुएशनल या मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसीलिए आपको मेंसेस स्टार्ट हुए। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आप थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली भी थोड़ा सा परेशान होते हैं, क्योंकि बॉडी अगर कंफर्टेबल फील नहीं करी। जिन लोगों को डिस्मेनोरिया होता है, यानी कि मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा पेन भी होता है बच्चियों को, बहुत बार ये नॉर्मल पेन होता है बिकॉज ऑफ मस्कुलर स्पास्म, कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं जिस वजह से फ्लो ब्लीडिंग हो रहा है और आपको पेन हो रहा है। बहुत बार ये इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। तो पेन बियर करना अपने आप में मुश्किल होता है, उसकी वजह से आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो बच्चियों को दिक्कत होती है तो माँ को भी समझना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम आप भी देखते हैं कि बहुत बार अगर आपने देखा है कि बच्चों के चेहरे पर अगर एक्नी है, यानी पिंपल्स बहुत ज़्यादा है, और जैसे उनके मेंसेस आते हैं उनके पिंपल्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं, फेस क्लियर हो जाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस तो हुआ। अब हार्मोनल चेंजेस बच्चों को इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो एज अ मदर बहुत बड़ा आपका कर्तव्य है कि बच्चों को एक मोरल सपोर्ट भी दें, उनकी केयर भी करें। ये नहीं कि हाँ ये तो होता ही है, होता चला आ रहा है, हम भी झेल रहे हैं। देखिए, एक समय था जब ये बात बोलने में भी ठीक लगती थी, झेल रहे हैं, लेकिन आज के बच्चे थोड़े से सोफिस्टिकेटेड होते हैं। थोड़ा सा उनको राइट नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो इसलिए कि कहीं उन्हें गलत वे में गलत नॉलेज ना मिल जाए। तो थोड़ा सा टेक केयर की ज़रूरत। तो देखिए, महिलाओं को लोग बहुत टेकन ग्रांटेड लेते हैं। चाहे मैं बोलूँ, इमोशनल चेंजेस होते हैं जब हमारे मेंसेस आते हैं, हमें पेन होता है, हम पेन बियर कर लेते हैं, बट वी नीड अ केयर। जब प्रेगनेंसी आती है तो हम सभी जानते हैं कि ये नेचुरल प्रक्रिया होगी, हम 9 महीने झेल लेंगे और बच्चा भी पैदा कर देंगे, लेकिन आपको केयर और सपोर्ट और एक लविंग टच मिलता है तो आपको वो चीज़ें करना थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है। कई बार माएँ ना ऐसे मतलब बच्चियों को ऐसे करके इग्नोर करती है, अरे हमें भी तो होता था, हमने भी तो इतना झेला है। तो वो सब चीज़ें मतलब जो भ्रांति है आपकी बातों से शायद वो दूर हो गई होगी। जब किसी भी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसके लिए क्या क्या जानकारी उसे होनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बोला कि ज़रूरी है मदर को एक एज से पहले बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज देना कि हो सकता है आपको 12 साल की उम्र में या उससे पहले ब्लीडिंग होगी या स्पॉटिंग होगी, ताकि बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहें। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता, जैसे उनके कपड़े स्टेन लग जाता है तो वो बहुत घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। दूसरा, हमें उन्हें ये भी बताना, अगर ऐसा कुछ होता, अगर वो घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मदर को इन्फॉर्म करें। और बाय चांस मान के चलिए वो स्कूल में है या बाहर है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्कूल टीचर्स को बताएं ताकि वो आपके लिए हेल्प कर सकें। जी। तीसरा, जो मेरा मानना होता है, जब आपको लगता है ये एक एज है बच्चों की, तो उस दौरान उनको ये भी बताएं कि अगर वो सैनिटरी पैड उनके बैग में ज़रूर रखें, और उनको ये भी बताएं कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कैसे करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है, पैड नहीं है, ये सारी सिचुएशंस को एक मदर को ही डील करना होता है, और उनको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए ताकि वो सिचुएशन में अपने आप को बहुत कूली एंड कामली हैंडल कर सके। अक्सर बच्चियां या कोई भी हो, देखिए, जब भी पहला अनुभव होता है कईयों बार वो डराने वाला होता है, तो हम सभी के लिए होता है। तो ये बेसिक नॉलेज हमेशा उनको देकर रखनी चाहिए। अच्छा, इस दौरान खान पान का क्या है?
मतलब खान देखिए, पान किस तरह का होना चाहिए? डाइट हमेशा, मेरा मानना है, अगर ग्रोइंग एज है तो उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी आपके उस खाने में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशनल पीरियड आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि जो ब्लड लॉस हो रहा है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड करता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक देना है बच्चों को। फ्लूइड इनटेक जब आप देते हैं तो बच्चों को डिहाइड्रेशन नहीं होता, बहुत बार उन्हें चक्कर भी नहीं आते हैं, वीकनेस भी महसूस नहीं होती है। ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपको ब्लड लॉस हो रहा है वो आपका हीमोग्लोबिन को डाउन कर देगा, नहीं, ये ब्लड लॉस, आपका मेंस्ट्रुएशनल ब्लड लॉस वो लॉस होता है जो आपका एक नॉर्मल है, डोंट वरी, उससे आपके हीमोग्लोबिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन डिहाइड्रेशन तो होगा। डिहाइड्रेशन इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं से फ्लूइड आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। तो लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी मत दीजिए, एक बैलेंस वे में सैलेड दीजिए, दूध वगैरह दीजिए और प्रॉपर अपनी डाइट दीजिए, और सीजनल जो भी फ्रूट्स होता है वो ज़रूर दीजिए। लेकिन डाइट लाइट होनी चाहिए, मल्टीपल मील्स में होनी चाहिए, विथ उसमें फाइबर डाइट्स होनी चाहिए, और साथ में हाई क्वांटिटी में आपको फ्लूइड मेंटेन करना, यानी पानी देना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आपने बताया मैम अभी कि हीमोग्लोबिन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन कई बार ये मिथ है कि भाई ब्लीडिंग हो रही है तो मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो वो किस तरह का ब्लड हमारी बॉडी से जा रहा है? वो इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने आइडियली बोला कि आइडियली 5 to 6 डेज ब्लड लॉस होता है जी, ठीक है। अब आपको ये देखना है क्या ब्लड लॉस बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है। किसी किसी बच्ची में फ्लो ऑफ ब्लीडिंग बहुत एक्सेस होता है, वो एक दिन में 8 से 10 पैड चेंज कर रहा है, और ऐसे ही 5 से 6 दिन उसको ब्लड चाहेगा, तो डेफिनेटली फ्लो ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं फिर उसका हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मेंसेस स्टार्ट हुए 5 से 6 दिन तो ब्लीडिंग है, उसके बाद भी उनको रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके हीमोग्लोबिन को डाउन कर सकता है। तो ये भी हमें नोटिस करना है कि कितने दिन जा रहा है और कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, जो आप इसी तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि एक दिन में आप कितना ज़्यादा पैड आपकी बेटी चेंज कर रही है। अगर आपको लगता है मेरी बेटी को एक दिन में 7 से 8 पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो यकीन मानिए उसको बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो ऑफ ब्लीडिंग है। तो उस दौरान हमें एंटीकोगुलेंट देना पड़ता है, क्योंकि ब्लीडिंग तो होना नेचुरल है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन एंटीकोगुलेंट से आप उस फ्लो को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसे में भी मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार यहीं पे गलती होती है कि ब्लीडिंग बहुत है लेकिन हम जा नहीं रहे हैं, और जब बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है तब हम जाते हैं, तो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो दोस्तों, आज मुझे लग रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो था उसके लिए मेरे जो सवाल थे वो लगभग सभी पूरे हो चुके हैं, और यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम अगली बार डॉक्टर सुजाता संजय मैम को फिर से बुलाने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमारे बहुत सारे मिथ और धारणाओं को दूर किया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और आप आते रहिए, हमारे श्रोताओं को अच्छी अच्छी जानकारी देते रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आप बुलाएंगे और विषय सच में ऐसा है कि हमें उस पर परिचर्चा होनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो इसी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।